बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिशन शिक्षण संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर विज्ञान की क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शरीर में जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। तो क्या आप ये जानते हैं कि विशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आज की क्लास में हम उत्सर्जन तंत्र के साथ साथ नर और मादा जनन तंत्र के विषय में भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। जैविक रासायनिक क्रियाएं जैसे बच्चों पाचन, श्वसन और मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। बात यहाँ पर यह आती है बच्चों कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले अंगों को क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले अंगों को हम उत्सर्जित अंग कहते हैं। हमारे शरीर से बच्चों कौन कौन से अंगों के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किया है? तो जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन मीन्स त्वचा के विषय में। तो आपने देखा होगा बच्चों, हमारी स्किन से पसीना बाहर आता है। गर्मियों के दिनों में बहुत अधिक पसीना हमारे त्वचा से बाहर आता है। जब आप सोकर उठते हैं तो नाक के पास आपने देखा होगा कि तेलीय पदार्थ चिपक जमा हो जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। गर्मियों में जब आप बच्चों गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि उन गहरे रंग के कपड़ों पर एक सफेद पदार्थ जमा हो जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? नमक। तो आखिर ये बच्चों, ये सभी पदार्थ को निकालने का कार्य कौन करता है? त्वचा। दूसरी बात करेंगे बच्चों हम लंग्स के विषय में। तो श्वसन क्रिया के अंतर्गत जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारे मुख से भाप बाहर आती है। जब भी हम बात करते हैं तो एक भाप हमको बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? जल वाष्प। इसी के साथ-साथ बच्चों, जब हमारा शरीर किसी भी संक्रमण से संक्रमित हो जाता है, तो हमारे गले में बलगम का जमाव हो जाता है। आखिर ये बलगम किस प्रकार बनता है? आइए इस प्रकार जानते हैं कि जब कोई धूल आदि के कण या कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या करता है? एंटर करता है बच्चों, तो बलगम का निर्माण होता है, जो कि धूल और बैक्टीरिया को अपने अंदर क्या कर लेता है? चिपका लेता है, जिससे ये शरीर के और अंदरूनी भागों में एंटर नहीं कर पाते। इस बलगम को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कभी आपने सोचा है? जब हमारे गले में बलगम का जमावाड़ा हो जाता है, तो इसको निकालने के लिए हम कहाँ जोर लगाते हैं? अपने लंग्स पर जोर लगाते हैं। और आपने देखा होगा कि हम अपने लंग्स पे बहुत तेजी से जोर लगाते हुए और बलगम को नाक या मुंह के माध्यम से बाहर निकालते हैं। पाचन क्रिया के अंतर्गत हमने बच्चों पढ़ा था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो अनडाइजेस्टेड फूड को, जिसे कि हम क्या कहते हैं? काइल, इसको एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। तो बड़ी आंत बच्चों अनपचे भोजन को बाहर निकालने का कार्य करती है। अनपचा भोजन, जिसे कि हम क्या कहते हैं? काइल। बच्चों, हमारे शरीर में एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? अमोनिया। अमोनिया को बच्चों लिवर यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य करता है लिवर। अमोनिया को किसमें बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। और किडनी, जैसा कि जानती है
कि ये यूरिया है और उस यूरिया को अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। किसके माध्यम से? यूरिन के माध्यम से। तो बच्चों आज की क्लास में हम रक्त के विषय में जानेंगे, क्योंकि बच्चों जो किडनी है वो उत्सर्जी अंग का सबसे मुख्य भाग होता है। तो चलिए चलते हैं किडनी की तरफ और जानते हैं किडनी की संरचना के विषय में। तो संरचना की बात जब हम कर रहे हैं बच्चों, तो जो किडनी होती है वो सेम के बीज के आकार की रचना होती है, जो कि संख्या में कितनी होती है? दो। आप देखेंगे संख्या में कितने हैं? दो। बच्चों ये जो किडनी है ये ब्लड को छानने का कार्य करती है। बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि ब्लड को मीन्स रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? किडनी करती है। और जब शुद्धिकरण की बात आती है तो शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़े मीन्स लंग्स। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है हमको। छानने का कार्य वृक्क के माध्यम से किया जाता है और शुद्धिकरण का कार्य फेफड़ों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों ये यूरिन निर्माण के साथ साथ एसिड बेस को भी नियंत्रित करती है। कहने का मीन है ये पीएच वैल्यू को कंट्रोल करती है। एक वृक्क का भार मीन्स एक किडनी का भार 120 से 150 ग्राम तक होता है। यदि कोई हेल्दी पर्सन है बच्चों तो उसकी किडनी का भार 120 से 150 ग्राम तक होता है। आइए इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताते हैं। तो किडनी के बच्चों बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और मिडिल भाग को मेडुला और इसके प्रवेश द्वार को हम रीनल हाइलम कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि इसके जो बाहरी भाग है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? इसको कार्टेक्स कहते हैं और इसके मिडिल भाग की बात करें तो इसके मिडिल भाग को हम मेडुला कहते हैं। और इसका यहाँ पर जो बच्चों आप देख रहे हैं ये जो एंट्रेंस पार्ट जो है बच्चों इसको हम रीनल फाइलम कहते हैं। यहाँ पर बच्चों यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। रीनल हाइलम जैसा कि आप यहाँ इस संरचना में देख रहे हैं, यहाँ पर ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पर यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। और बीच वाले भाग को अभी हमने जैसा आपको बताया बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? मेडुला और इसके बाहरी भाग को हम कार्टेक्स कहते हैं। रक्त की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? तो बच्चों जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि घर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को हम ईंट कहते हैं, उसी प्रकार से वृक्क की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं बच्चों। और ये जो नेफ्रॉन है बच्चों एक किडनी में अगर नेफ्रॉन की संख्या की बात की जाए तो बच्चों 8 लाख नेफ्रॉन हमारी एक किडनी में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं इसकी संरचना के विषय में। तो इसकी संरचना के अंतर्गत हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर एक गुच्छेदार संरचना है जिसे कि हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ ग्लोमेरुलस पर बच्चों ब्लड का प्रेशर इतना अधिक होता है जिसकी वजह से ये सीधा साधा ग्लोमेरुलस रक्त में से सब कुछ छान देता है। अच्छा भी छान देता है, बुरा भी छान देता है, जो हमारे लिए यूजफुल होता है उसको भी छान कर अलग कर देता है। लेकिन इसके बाहर जो आप कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे कि हम वोमेन कैप्सूल कहते हैं, ये बड़ा ही इंटेलिजेंस नेचर का होता है जो ग्लोमेरुलस द्वारा छाने गए मॉलिक्यूल्स को फिर से अवशोषित करता है और अवशोषित करके नेफ्रॉन के अग्रिम भाग को ट्रांसफर कर देता है। तो हमने जाना कि बच्चों ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये रक्त में से छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स को भी फिल्टर कर देता है जिसके द्वारा क्या बनता है? प्राथमिक यूरिन बोला जाए तो प्राइमरी यूरिन का निर्माण होता है जिसे बाद में नेफ्रॉन के हिस्सों में
प्रोसेस कर दिया जाता है। बोमेन कैप्सूल एक बोला जाए तो बच्चों सुरक्षात्मक झिल्ली होती है जो कि ग्लोमेरुलस को चारों ओर स्थित होती है। कहा जाए तो ग्लोमेरुलस को चारों ओर से घेरे हुई होती है और ग्लोमेरुलस द्वारा छाने गए पदार्थों का ये पुनः अवशोषण करती है। यूरिन में 95% जल होता है, 2% यूरिया होती है और बाकी के 3% में अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। अगर इसके पीएच मान की बात करें तो बच्चों इसका जो पीएच मान होता है वो 4.8 से लेके 7 तक होता है। इसका स्वभाव वेरी सिंपल, इसका स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय होता है और इसका जो रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यहाँ पर नोट कर लीजिए कि यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। और हमने बच्चों पाचन तंत्र में जाना था कि काइल मीन्स मल का कलर पीला क्यों होता है? तो काइल का जो रंग है बच्चों वो बिलिरुबिन के कारण होता है और इस बिलिरुबिन को बनाने का कार्य कौन करता है? बिलिरुबिन बनाने का कार्य रक्त यकृत द्वारा किया जाता है। बात करते हैं बच्चों गंध की। तो आखिर यूरिन में गंध किसके कारण आती है? तो यूरिन में बच्चों यूरिया के कारण नहीं आती है। यूरिन में जो गंध होती है बच्चों वो अमोनिया के कारण आती है क्योंकि इस अमोनिया का निर्माण यूरिया के 2 से लेके 2.5 घंटे के बाद जो यूरिया होती है बच्चों वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी टॉयलेट स्थल पर 2 से लेकर 3 घंटे के बाद जो गंध आती है वो इतनी तीव्र होती है कि जिसको स्मेल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें अमोनिया का निर्माण हो गया। तो सिंपल सी बात है यूरिया 2 से 3 घंटे के बाद अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। बात करते हैं बच्चों हम किडनी में और कौन-कौन सी बीमारी हो जाती हैं, तो सिंपल सी है बच्चों किडनी में सबसे पहले आम तौर पर देखने को मिलता है कि किडनी में पथरी हो जाती है, जिसका कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट बच्चों किसी-किसी की यूरिन में बहुत तीव्र गंध आती है, तो उसे कौन-सी बीमारी होती है? यूरेनिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, यानी उसकी यूरिन में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। और बच्चों किडनी की जो बीमारी है वो प्रमुख क्या है? गठिया बीमारी है बच्चों। ये क्या है? गठिया। अक्सर करके देखा जाता है कि जो हमारी हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो जॉइंट्स में पेन होने का कारण क्या है? तो बच्चों हड्डियों के जॉइंट्स में एक द्रव भरा होता है जिसे कि हम साइनोवियल द्रव कहते हैं। ये द्रव बच्चों जब सूख जाता है, धीरे-धीरे क्या हो जाता है? साइनोवियल द्रव सूख जाता है, तो ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है। साइनोवियल द्रव के सूखने से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बच्चों हड्डियों के जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? गठिया रोग कहते हैं। जब बच्चों किसी भी व्यक्ति की जब किडनी खराब हो जाती है, तो क्या किया जाता है? किसी स्वस्थ व्यक्ति की किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, मीन्स उसकी किडनी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति की किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अधिकतर डॉक्टर ये भी कार्य करते हैं बच्चों किसी डेड बॉडी के किडनी को निकाल कर यदि उसकी डेड बॉडी की किडनी यदि सही है तो 38 घंटे के अंदर उसकी किडनी को ट्रांसप्लांट करने का कार्य किया जाता है। तो बच्चों ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के विषय में कि किस प्रकार से एक्सक्रीटरी प्रोसेस के थ्रू हमारे शरीर से यूरिन को बाहर निकालने का कार्य किया है। जो अब बात करते हैं हम नर और मादा जनन तंत्र के बारे में, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर जनन किसे कहते हैं। जनन बच्चों सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है जिसमें सभी जीव अपने जैसी संतति उत्पन्न
करते हैं। नर जनन तंत्र के अंतर्गत इसका सबसे प्रमुख भाग जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस, जिसे हम वृषण भी कहते हैं। ये संख्या में बच्चों 2 होते हैं। कहा जाए तो ये एक जोड़ी होते हैं और ये एक थैलीनुमा संरचना जिसे कि हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, मीन्स स्क्रोटम कहते हैं, और उसके अंदर ये बंद होते हैं। वृषण के अंदर ही बच्चों स्पर्म बनते हैं और ये स्पर्म बाहर की तरफ एक छोटी-छोटी महीन नलिकाएँ आपस में मिलके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, एपिडिडमिस मीन्स अधिवृषण कहते हैं। ये जो एपिडिडमिस है बच्चों, वो टेस्टिस को बाहर से कवर किए हुए होती हैं। इन्हीं में ही, इन एपिडिडमिस में बच्चों जो स्पर्म होते हैं वो परिपक्व होते हैं। परिपक्व कहाँ पर होते हैं? एपिडिडमिस मीन्स अधिवृषण के अंदर। टेस्टिस की बात करें बच्चों, तो टेस्टिस में एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है जिसे कि हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इस हार्मोन की वजह से बच्चों, नर में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से नर की छाती का चौड़ा होना, दाढ़ी मूंछ का आ जाना और आवाज का भारी होना, ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये किसकी वजह से ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं बच्चों? यहाँ पर ये समझ लीजिए कि उस हार्मोन का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है जिसकी वजह से मेल में ये द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि एपिडिडमिस से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जो कि आगे की तरफ बढ़कर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से जाकर कनेक्ट हो जाती है। बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम अभी अभी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्यूब स्ट्रक्चर की, जिसे कि हम वैस डिफरेंस मीन शुक्रवाहिनी कहते हैं। बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि इसका नाम क्या है हिंदी में, भई हम इसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी क्यों कहते हैं? वाहिनी, वाहिनी का मतलब क्या होता है? वाहन। वाहन जो होता है बच्चों, वो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने का कार्य करता है। तो वाहिनी भी क्या काम करती है? जो स्पर्म होते हैं बच्चों, उसको टेस्टिस और एपिडिडमिस से लेकर जाने का कार्य करती है, और वो कहाँ पर ले जाकर रख देती है? सेमिनल वेसिकल मीन्स शुक्राशय, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें लिक्विड भरा होता है बच्चों, जिसे कि हम शुक्राशय द्रव कहते हैं। और बच्चों, इस शुक्राशय द्रव में शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म होते हैं, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और इसमें तैरते रहते हैं। जब हम बच्चों शुक्राशय द्रव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये बात जान लीजिए कि नर में 1 ml सीमेन में बच्चों 15 ml से लेकर 200 मिलियन ml, बोले तो यहाँ पर मिलियन, 200 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। कितने में बच्चों? 1 ml सीमेन में 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। तो गर्भधारण के लिए कितने मिलियन स्पर्म का होना जरूरी है? सिंपल सी बात, 15 मिलियन से कम स्पर्म नहीं होने चाहिए। यदि 15 मिलियन से कम स्पर्म होते हैं 1 ml सीमेन में, तो गर्भधारण करने में समस्या उत्पन्न होती है। से बच्चों, जो सीमेन है, शुक्राशय में जो द्रव भरा होता है, वो इस यूरेथ्रा के मार्ग से होता हुआ शरीर से बाहर है। एक और संरचना बच रही है जिसे कि हम क्या कहते हैं बच्चों? पेनिस। ये बच्चों, पेनिस का क्या कार्य है? यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इस पेनिस का कार्य ये है कि ये स्पर्म को बच्चों फीमेल के गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। जो पेनिस होता है बच्चों, जिसे कि हम क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। ये गर्भाशय तक शुक्राणुओं को पहुंचाने का कार्य करती है। मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में इस सिस्टम का सबसे प्रमुख भाग क्या कहलाता है? अंडाशय, जिसे कि हम ओवरीज कहते हैं। ये संख्या में बच्चों एक जोड़ी होते हैं और इन्हीं में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु कहाँ पर बनते हैं? ओवरी के अंदर। और इन्हीं
इसी अंडाशय से बच्चों एक प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है और इस हार्मोन की वजह से बच्चों क्या-क्या परिवर्तन आते हैं, आइए उस विषय में हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम हार्मोन की बात करेंगे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बच्चों इस हार्मोन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे पुरुषों में लैंगिक लक्षण देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से बच्चों फीमेल में भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चों कै जैसे जैसे बच्चों स्तनों का विकसित होना और श्रोणि प्रदेश का चौड़ा होना और इसके साथ-साथ बच्चों स्किन में ग्लो आना। ये स्किन में ग्लो क्यों आता है? तो उसका एक कारण है बच्चों कि वहाँ पर इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण वसा का संचय होता है, जिसकी वजह से फीमेल में स्किन में ग्लो दिखाई देता है। प्रोजेस्टेरोन बच्चों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय से जुड़ा रहता है। भ्रूण मीन्स एम्ब्रियो इस यूट्रस से जुड़ा होता है, इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे हम। ऑक्सीटोसिन बच्चों ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो प्रति माह होने वाली माहवारी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। रिलैक्सिन रिलैक्सिन हार्मोन बच्चों जब प्रसव पीड़ा होती है, जब शिशु का जन्म होता है मीन्स जब एम्ब्रियो बाहर आता है तो प्रसव पीड़ा को कम करने का कार्य करता है। वो प्रसव पीड़ा कौन कम करता है? रिलैक्सिन हार्मोन। मादा जनन तंत्र में बच्चों एक और संरचना देखने को मिलती है जिसे कि हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट मीन्स अंडवाहिनी। ये जो अंडवाहिनी है बच्चों वो दोनों तरफ के अंडाशय से जुड़ी हुई एक नलिका होती है, जो कि आगे जाकर यूट्रस में जाकर खुल जाती है। दोनों तरफ के अंडाशय से बच्चों एक ट्यूब स्ट्रक्चर एक संरचना निकली हुई होती है, जिसे कि हम ओविडक्ट कहते हैं, मीन्स फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और ये बच्चों ये फैलोपियन ट्यूब आगे जाकर यूट्रस में जाकर खुलती है। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें बच्चों, तो इसकी कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही बच्चों ओवम मीन्स अंडाणुओं का भंडारण मीन्स ये यहीं पर एकत्रित होते हैं और इनका न्यूट्रिशन भी कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्या बच्चों जिसे कि हम यूट्रस कहते हैं, ये जो यूट्रस है बच्चों ये उल्टे नासपाती के आकार की संरचना होती है, जो कि फीमेल के श्रोणि प्रदेश मीन्स कमर के निचले हिस्से में स्थित होती है। जैसा कि आपको अभी बताया इस यूट्रस में दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब आकर खुलती है। इस यूट्रस के निचला भाग जो कि आप देख रहे होंगे कि कैसा है, नैरो है। इसके नैरो भाग को बच्चों हम सर्विक्स कहते हैं और आगे की ओर बच्चों क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है और पीछे की तरफ रेक्टम होता है। यहाँ पर जो आप ये एक और ये यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि एक थोड़ी चौड़ी सी नलिका है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे हम वेजाइना कहते हैं। ये जो वेजाइना होती है बच्चों ये एक मांसपेशियों की एक नलिका होती है जो कि महिलाओं के शरीर का एक हिस्सा होती है। इसका प्रमुख कार्य क्या है बच्चों? इसका प्रमुख कार्य ये है कि ये बच्चों मेल से निकले मीन्स एक नर के रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकले स्पर्म को अंदर ले जाने का कार्य करती है। ये जो स्पर्म निकलते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से एक स्पर्म को अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। इसी मार्ग से जो स्पर्म होते हैं बच्चों अंदर एंटर करते हैं और दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बच्चों हम निषेचन की कि निषेचन कैसे होता है? जब बच्चों मेल से निकले स्पर्म और फीमेल से निकला क्या? ओवम आपस में निषेचित होते हैं मीन्स आपस में मिलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज बच्चों आगे जाकर भ्रूण में विकसित हो जाता है। किसमें विकसित हो जाता है? भ्रूण में विकसित हो जाता है जिसे कि हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये जो एम्ब्रियो है बच्चों वो 9 माह का अपना समय पूर्ण कर योनि के मार्ग से बाहर आता है और इस तरह से बच्चों जन्म होता है। नर और मादा के आपस में संभोग करने से एक शिशु का जन्म होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक जीव अपने ही सदृश जीव को उत्पन्न करता है। उसके बाद जब मेल और फीमेल में
बच्चों मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल की बात करें बच्चों तो फीमेल में सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम। जब मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिलता है तो क्या बनता है बच्चों? गर्ल, मीन्स एक लड़की का जन्म होता है। मेल का एक्स और फीमेल का एक्स जब दोनों आपस में मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है बच्चों। और जब मेल का वाई और फीमेल का एक्स जब ये क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो किसका जन्म होगा? भाई तो एक लड़के का जन्म होगा। आपने यहाँ पर देखा बच्चों कि लड़का और लड़की होना किस पर निर्धारित होता है? गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। और ये जो गुणसूत्र है बच्चों, यदि हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि एक फीमेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं बिल्कुल वो तो सेम नेचर के होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, बोला जाए एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, मीन एक्स वाई होते हैं। एक्स वाई क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? मेल में पाए जाते हैं। तो बच्चों लड़का और लड़की का होना किस पर डिपेंड होता है? मेल पर डिपेंड होता है। क्योंकि बच्चों ये फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि वो जब जब क्रोमोसोम मिलेगा मेल से, मेल के क्रोमोसोम से, तो भाई फीमेल तो एक्स क्रोमोसोम ही रिलीज करेगा। लेकिन मेल में कौन से क्रोमोसोम है? एक्स और वाई। तो यहाँ पे आपने ये जाना कि एक्स एक्स के मिलने से लड़की का जन्म होता है और एक्स वाई के मिलने से लड़के का जन्म होता है। तो बच्चों आज की क्लास में आपने उत्सर्जन तंत्र के साथ साथ नर और मादा जनन तंत्र के विषय में जाना। तो अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। मैं कविता सिंह, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय भोपालपुर, निथौली कला जनपद एटा, मिशन शिक्षा संवाद टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।